गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम वायरस की स्टडी कर रहे थे। तो वायरस जो है हमने आपको शुरुआत कल कर दी थी और आज हम ले रहे हैं टीएमवी। इसके अंदर आपके यहाँ 3 जो है वायरसेस हैं, टीएमवी, पॉक्स वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो टीएमवी हम आज ले रहे हैं। सबसे पहले टीएमवी को कल हमने थोड़ा सा बताया था आपको कि आइवेनोवेस्की ने सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट देखा था टोबैको मोज़ाइक का। तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर ये जो बैक्टीरिया जैसे फिल्टर नहीं होता है किसी चीज़ में चलने में, लेकिन ये फिल्टर हो जाता है। तो उन्होंने आइवेनोवेस्की ने इसको क्या नाम दिया था? फिल्ट्रेबल माइक्रो। फिल्ट्रेबल माइक्रो। लेकिन स्टैनले ने इसको बाद में और स्टडी किया। ये 1892 की बात है और 1898 के अंदर स्टैनले ने इस पर स्टडी और ज़्यादा की और उन्होंने पाया कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है टीएमवी का वो फिल्ट्रेबल है। इसके साथ साथ उन्होंने इसकी स्टडी की तो पाया कि इसके अंदर जो है वो जो प्रोटीन है, इसकी जो प्रोटीन होल है उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो 1935 में स्टैनले को इसके वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ये हमने कल आपको बताया था। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो वो क्या है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसका रॉड जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर केवल 2 ही चीजें होती हैं। ये बाहर इसका खोल है, प्रोटीन खोल, और जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं हमें दिखाई देंगी। सर्कुलर जैसा स्पाइरली अरेंज जो यूनिट्स है इसकी वो स्पाइरली अरेंज होती हैं। और सेंटर में जो इसकी व्यवस्था है, जैसे हमने ये दिखाया कि ये बाहर की तरफ से तो ऐसे रॉड शेप्ड है, ऐसे लंबा है, रॉड शेप्ड है, बाहर इसके खोल है और सेंटर में इसके एक ल्यूमन है। ल्यूमन मतलब इसमें गुहा है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ केवल 2 स्ट्रक्चर है। क्या? कैप्सिड यानी इसके जो बाहर का प्रोटीन होल और प्रोटीन कोर जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, और दूसरा है आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, वो भी आरएनए। क्योंकि प्लांट वायरस है और हमने कल आपको बताया था कि जो प्लांट वायरसेस है उनमें ज्यादातर आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टीएमवी के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये देखिए, ये हम आरएनए है, इसका कुछ हिस्सा इस प्रोटीन खोल से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है और ये है प्रोटीन कोर। अब ये जो कैप्सिड है वो बहुत सारे, देखिए, बंडल्स ऑफ रॉड और नीडल, बिल्कुल रॉड शेप है, बंडल दिखाई देता है कि कई सारे वायरस इकट्ठे होते हैं। तो इनमें इनकी जो लेंथ है एक वायरस की वो है 3000 लैम्डा लेंथ और डायमीटर है इसका 170 लैम्डा। मॉलिक्यूलर वेट इसका देखिए 400,000 डाल्टन है। जो प्रोटीन कोट है इसे हम कैप्सिड कहते हैं और इसकी हर यूनिट जो है, प्रत्येक यूनिट जो है वो कैप्सोमियर कहलाती है। यानी पूरा जो खोल है वो कैप्सिड है और उसकी हर यूनिट, एक यूनिट जो है वो, जैसे ये इसको हम कहेंगे कैप्सोमियर। तो जैसे हमने यहाँ इसको लेबल किया है। तो इसके अंदर निश्चित संख्या में 2130 कैप्सोमियर पाई जाती हैं। इन कैप्सोमियर में कॉइलिंग होती है, जैसे हमने कहा स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, तो लगभग 130 कॉइलिंग होती है इसके अंदर। और जो आरएनए है इसके अंदर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 49 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एवरी 3 जो है वो कॉइलिंग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है हर यूनिट का वो क्या है, 17,500 डाल्टन। और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड यूनिट में, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन खोल है तो पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स का बना हुआ है, तो प्रोटीन जो हर एक पॉलीपेप्टाइड यूनिट में 158 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये एक निश्चित है कि इनमें संख्या टीएमवी के अंदर यही पाई जाती है। ये हमारे कैप्सिड की बात हो गई। इसके यदि आरएनए देखा जाए इसके अंदर, तो आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये आरएनए है जो हेलिकल फॉर्म में है, यानी हेलिक्स, जो हमने यहाँ लिखा है आरएनए हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंडेड। तो न्यूक्लिक एसिड कैसा है,
हेलिक्स फॉर्म में है, हेलिकल फॉर्म में है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। नेक्स्ट इसके बाद इसकी लेंथ आती है वो है 3300 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसके अंदर संख्या जो है वो है 7300 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। 49 न्यूक्लियोटाइड्स एवरी 3 कॉइलिंग पर पाई जाती हैं और प्रत्येक कितनी कॉइलिंग है इसमें 130 कॉइलिंग पाई जाती है, मतलब इसकी प्रोटीन होल की। तो प्रत्येक 3 कॉइलिंग पर 49 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें अटैच्ड रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका आरएनए का वो कितना है 25,000 डाल्टन। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर केवल कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कैप्सिड की प्रत्येक यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं और जो इसके साथ में न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है आरएनए प्रेजेंट है। अब ये जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाके अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है। वायरस जो है हम कहते हैं ना कोई चीज जैसे वायरल हो गई का मतलब बहुत तेजी से फैल गई, तो वो होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हमने कल समझाया था आपको कि अविकल्पी परजीवी जिसका कोई विकल्प नहीं हो, यानी उसके लिए यदि होस्ट नहीं मिलता है तो वो कैसे जिंदा नहीं रह सकता। तो यानी थोड़े समय वो बाहर सर्वाइव करेगा, अल्टीमेटली वो मर जाएगा। तो होस्ट इसका क्या है टीएमवी का, जैसे भिंडी है, टोबैको है, तो हम इसको टोबैको में इसका जो है रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है इसको हम बता रहे हैं। क्योंकि हमने कहा कि वायरस बहुत तेजी से फैलता है, तो वो किस तरीके से फैलता है। तो सेल के अंदर जाके ये क्या करता है, देखिए टीएमवी जो है वो पहले कैप्सिड के साथ ही यानी अपने खोल के साथ ही होस्ट सेल में एंटर करता है। कैसे एंटर करता है, जैसे कोई कहीं प्लांट में कहीं घाव लग गया है या कोई खुरपी लग गई है या कैंची लग गई है या कोई इंसेक्ट बाइटिंग हो गई है, इंसेक्ट ने उसको काट लिया है पत्ते को, तो वहां से ये वायरस जो है वो प्रवेश कर जाता है। इसके साथ अपनी कैप्सिड के साथ, खोल के साथ। जैसा कि बैक्टीरियोफेज में आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़कर आए हो आप, कि बैक्टीरियोफेज के अंदर जब वो इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के ऊपर तो केवल टेल फाइबर उससे अटैच करता है और केवल डीएनए उसके अंदर जाता है, खोल नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अपने खोल के साथ साथ पूरी सेल के अंदर प्रवेश करता है। तो देखिए टीएमवी एंटर्स विद कैप्सिड इन प्लांट सेल। कौन सा प्लांट है इसका होस्ट, निकोटियाना टैबेकम, जिसे हम तंबाकू कह रहे हैं। और ये जो हम डिजीज पढ़ रहे हैं टोबैको मोज़ेइक डिजीज पढ़ रहे हैं, तो हम टोबैको मोज़ेइक वायरस इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है, जो कि टोबैको पर ही सबसे पहले इसको खोजा गया था। इसलिए कि आज अभी तो और भी प्लांट्स पर ये इन्फेक्शन फैलाता है, जैसे भिंडी पर फैलाता है, लेकिन हम यहाँ टोबैको मोज़ेइक वायरस टोबैको पर इसकी स्टडी बता रहे हैं। तो टीएमवी एंटर करता है विद कैप्सिड इन प्लांट सेल। कौन सी सेल है, निकोटियाना टैबेकम, तंबाकू की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। कैसे फैलता है, जैसे किसी घाव के थ्रू फैल जाए या कोई कैंची लग जाती है, इंसेक्ट ने काट लिया तो घाव हो जाएगा और उसके थ्रू ये सेल के अंदर प्रवेश करता है। वहां पर जाकर इसका खोल डिसॉल्व हो जाता है, होस्ट के एंजाइम्स के कारण इसका खोल डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन इसका जो ये जो आरएनए है वो क्या करता है, फ्री हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये आरएनए साइटोप्लाज्म से होस्ट सेल के न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में चला जाता है, ठीक है। वहां पर जाके ये आरएनए पॉलीमरेज बनने को इंड्यूस करता है। आरएनए पॉलीमरेज बनने से क्या होगा कि ये अपने रेप्लिकेशन को करेगा, क्योंकि आरएनए है तो आरएनए दूसरा बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत इसको होगी। तो ये आरएनए पॉलीमरेज बनने को इंड्यूस करता है, जिससे जो उसका पेरेंट आरएनए है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है। कहाँ से लेके, होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं वहां से ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वहां बन जाता है, पेरेंट स्ट्रैंड जैसा। अब पेरेंट स्ट्रैंड तो अलग रह जाता है, लेकिन जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करने लगता है। ये मैसेंजर आरएनए जो है वापस न्यूक्लियस में से बाहर आ जाता है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सब कहाँ चल रहा है,
होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर ये पहले प्रवेश किया, साइटोप्लाज्म से कहाँ पहुंच गया आरएनए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। वहां जाके आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज हो जाता है, बन जाता है और नया स्ट्रैंड बन जाता है आरएनए का। और ये कैसा काम करता है, एज ए मैसेंजर आरएनए काम करता है। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया था तो न्यूक्लियस से बाहर भी आएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म किसके, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में वापस आ जाता है। वहां पर होस्ट सेल की, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इनकी कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होती, हमने कल भी बताई थी, इनकी खुद की एंजाइम प्रणाली नहीं होती है। प्रोटीन डेवलप करने के लिए इसको होस्ट सेल की एंजाइम प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आकर ये होस्ट सेल के राइबोसोम से अटैच हो जाता है और उन्हीं के ट्रांसफर आरएनए, यानी होस्ट सेल के ही ट्रांसफर आरएनए जो है वो इसकी हेल्प करते हैं प्रोटीन कोड को बनाने के लिए। यानी इसकी कैप्सोमियर वहां पर सिंथेसाइज हो जाती है, लेकिन अब ये कैप्सोमियर जो है वो यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होती है, यानी ये होस्ट इसके जो पार्टिकल्स हैं वहां पर तैयार हो जाते हैं और अब फिर ये न्यूली मतलब हेल्दी लीव्स को जो है वो इन्फेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। अब ये इन्फेक्टेड लीफ हो गई। अब यदि इन्फेक्टेड लीफ हम अपने बगीचे में देखते हैं या जहाँ तंबाकू की खेती हो रही है वहां देखते हैं, तो जो किसान है वो उसको उखाड़ कर, मतलब उसको काट कर डाल देता है। अब जब उसने काट लिया है तो उसके हाथों में भी वो वायरस फैल गया, वायरस आ गया और उससे यदि वो हेल्दी लीव्स को छूता है तो उसमें यदि हेल्दी लीव्स में कोई घाव है या कोई मतलब कोई भी थोड़ा सा भी घाव है तो उसके अंदर वो हेल्दी लीव्स के अंदर किसान के हाथ से भी वो फैल जाता है। तो इस तरीके से ये तो केवल हमने रेप्लिकेशन कहा होस्ट सेल के अंदर पड़ा है। अब इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन के, तो ये इन्फेक्शन के सोर्सेज हैं, जैसे देखिए प्लांट डिब्रिस। प्लांट डिब्रिस का मतलब है जो प्लांट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है जो जमीन पर गिर गया है, सॉइल में है और उसमें खुरपी लग जाती है या कोई फावड़ा लग जाता है, तो वो जो प्लांट का जो पार्ट है उसमें से फावड़े के साथ साथ वो कहाँ दूसरी जगह पहुंच जाएगा, किसी हेल्दी प्लांट पर भी पहुंच सकता है। दूसरी यानी प्लांट डिब्रिस, सॉइल के अंदर जो प्लांट डिब्रिस है, प्लांट के टूटे हुए टहनी पत्ते हैं उनके द्वारा। दूसरा हो सकता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि जैसे खुरपी है, फावड़ा है, यदि वहां उस डिब्रिस में, प्लांट डिब्रिस में, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस के अंदर यदि लग गया है और उससे हेल्दी प्लांट्स को भी काट लिया गया, या कैंची है उससे हेल्दी प्लांट्स को काट लिया गया, तो वो जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पहुंच जाएगा, हेल्दी प्लांट्स पर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से रबिंग ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स टू सरफेस ऑफ हेल्दी लीव्स। जैसे हमने कहा कि किसान ने उस पोर्शन को, इन्फेक्टेड पार्ट को जो है तोड़ लिया है और वो उसको अपने कचरे में डालने वाला है, लेकिन उससे पहले यदि उसने हेल्दी लीव्स को भी छू लिया है उसके साथ साथ उसी हाथ से, तो उनका संचरण यानी वायरस का जो संचरण है वो इन्फेक्टेड हाथ से कहाँ पहुंच जाएगा, हेल्दी लीव्स पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो है वो इन्फेक्शन सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहलाता है। ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन फैलता है इस तरीके से। अब इन जो वायरस का इन्फेक्शन है उसका हमें कैसे पता लगे, लक्षण क्या आते हैं, हमें प्लांट्स में कैसे देखें कि ये वायरल इन्फेक्शन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स की भी लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाती हैं। कर्लिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वायरल डिजीज का। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स, मतलब कर्लिंग हो जाती है, नीचे की तरफ ये लटकने लग जाती है, कौन सी, लीव्स। दूसरा है डिस्टॉर्शन ऑफ यंग एपिकल लीव्स। जो भाग, जो ऊपर वाला भाग है, एपिकल लीव्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब है, मतलब जैसे उनमें अजीब सी आउटग्रोथ जैसी हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी कि वो कहना चाहिए कि अपनी नेचुरल जो आकृति है वो नहीं रख पाती है, क्योंकि कर्ल हो जाती है तो ऐसा लगता है जिनमें इनमें कोई आउटग्रोथ जैसी हो गई है। नेक्स्ट है लार्ज डार्क ग्रीन स्पॉट्स, डार्क ग्रीन स्पॉट्स ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की अपर सरफेस पर भी कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मिर्ची के अंदर हो जाता है ये,
बैंगन में पाया जाता है, टमाटर की लीव्स कर्ल हो जाती हैं, तो ये आपने देखा होगा कुछ मोज़ेक भी हो जाते हैं इसके अंदर। भिंडी के अंदर ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है, भिंडी का पत्ता जो थोड़ा सा लार्ज होता है और उसमें येलो ग्रीन जो है मोज़ेक का मतलब है जैसे कोई ऐसे ये पोर्शन येलो हो, ये पोर्शन ग्रीन हो, ये पोर्शन येलो हो, तो इस तरीके से ये चितकबरा जो है वो बन जाता है। तो मोज़ेक हम इसको कहते हैं, चितकबरी जो संरचना बन जाती है येलो ग्रीन कलर की, उसे हम कहते हैं मोज़ेक सिम्टम। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स जब भी हमें देखने को मिलते हैं तब हम इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ ये कोई वायरल डिजीज हो गई है। क्या क्या है इसमें खास तौर से, क्या है, येलो एंड ग्रीन जो मोज़ेक सिम्टम है ये इसमें इजीली दिखाई देता है। भिंडी के पत्ते में हम आराम से इसको देख सकते हैं। और एक डाउनवर्ड कर्लिंग इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है। ये डिस्टॉर्शन तो इसके साथ साथ क्योंकि ज़्यादा फैल जाता है तो एपिकल लीव्स में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आता है। और ये वाला जो है मोज़ेक सिम्टम ये हमें सबसे पहले दिखाई देता है। तो इसके आज हमने पढ़ लिया है टीएमवी की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कैप्सिड और आरएनए पाया जाता है, और फिर इसका रेप्लिकेशन आरएनए कैसे अपने आप को होस्ट सेल में रेप्लिकेट करता है, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो होस्ट के अंदर ही ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। वायरस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हर वायरस। इसके बाद इसका सोर्स क्या हो सकता है इन्फेक्शन का, सिस्टेमिक इन्फेक्शन कैसे फैलाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन कोट ये होस्ट सेल की मदद से बनाता है। उसके बाद सिस्टेमिक इन्फेक्शन फैलाने में ये काबिल होता है। तो इसका जो सोर्स है वो इस तरीके से हो गया, किसान के जो एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, कैंची है, फावड़ा है, इन सब से फैल सकता है, रबिंग से फैल सकता है, प्लांट डिब्रिस से फैल सकता है। इसके बाद इसके हम सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स और मोज़ेक सिम्टम। तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसका बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।